हेलो बच्चों, कैसे हो? आज फिर हमारा नया टॉपिक आपके सामने में है। वो नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर बेस्ड बोर्ड के एग्जाम के लिए। इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, इससे पहले हमारा एक वीडियो अगर आपने देख रखा है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुका है, आप उसको देख सकते हो। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये पॉइंट हमारा आएगा, कहां पे निकालना है? तो बोलेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं, यानी विषुवतीय रेखा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक रेखा, कई तरह का नाम है, उस पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा नन्हा सा इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग यहाँ पे Q माइनस और एक लेते हैं यहाँ पे Q प्लस। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। इसको हमने कहा माइनस Q और इसको नाम दिया प्लस Q। मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अलग है, और इन दोनों को हम एक लाइन से मिला देते हैं जिसका नाम है डायपोल लेंथ, और इसको हम लोग ट्रेडिशनली 2L लेते हैं। अब इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, बिल्कुल इसके मिडिल से जाने वाला परपेंडिकुलर लाइन का नाम है इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं और इसको नाम देंगे हम इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट यहाँ P ले लिया ऑब्जर्विंग, और यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानना है। बच्चों, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखो और उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। आई थिंक ये तुम्हारे 12th एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन सेट होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये जो हमारा डायपोल है, इन डायपोल के चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज मान करके बारी बारी से दोनों के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। इसका नाम दे दिया पॉइंट ए, इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट बी, और सेंटर में यहां नाम दे दिया इसको सी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं। अब यहां से हमने ले लिया, यहां से हमने ले लिया, इसको यहां मिला दिया, और यहां से इसको ले लिया, इसको हमने यहां मिला दिया। अब यहां से डायपोल के सेंटर से इसकी दूरी को हम मान लेते हैं x, और सुविधा के लिए इन दूरी को हमने ले लिया r। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कौन चार्ज? तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। क्या है, कहां पे है? ए पॉइंट पे। सिंबॉलिक फॉर्म में हमने उसका नाम दिया EA, और ये वैल्यू हो जाएगा K कूलम कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बोले तो यहाँ पे डिस्टेंस इधर से हमने R ले रखा है, R स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर हमने EB निकालने की बात करा तो ये हो जाएगा K Q अपॉन, और वो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को दोनों जगह से मिलाएंगे तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों साइड इक्वल होता है, तो ये लेंथ भी वही होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों वैल्यू सेम है, कहीं भी फर्क नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बच्चों अलग अलग होगा। तो डायरेक्शन हमें देखना है कि किसका डायरेक्शन किधर होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। इसका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अवे करेगा, यानी इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर हम कहें कि EA इधर है और इधर की तरफ हमारा EB है, तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं कि EA इधर है और EB इधर है। अब हमने क्या करा,
कि ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। अब ये दो जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों, ये दोनों वैल्यू यानी ई बी और ई ए दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो बच्चों वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई दो इक्वल फोर्सेस अगर काम कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल दोनों के मिडिल पॉइंट से गुजरता है। तो इसका मतलब है ई ए और ई बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच से होगा और इधर की तरफ होगा। अब हमें इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग आगे चलेंगे। तो इसमें हमने इसको एंगल थीटा लिया है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट को निकालने के लिए बच्चों हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो है कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं और वो ऑब्लिक है किसी एंगल पे है, तो वहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर में लॉ ऑफ ट्रायंगल तब यूज होता है बच्चों जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिला हो, और जब दोनों का हेड मिला हो या दोनों का टेल मिला हो तो वहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आप 11th वेक्टर में पढ़ चुके हो। और दूसरा तरीका है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि कोई वेक्टर अगर इधर की तरफ है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, और इधर की तरफ इसका वैल्यू निकालते हैं, ये एंगल हमें पता हो तो इसका वैल्यू इधर हो जाएगा v cos थीटा। तो इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यहाँ पे हम इस्तेमाल करके थोड़ा सा कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो ई बी का वैल्यू इधर हो जाएगा ई बी cos थीटा, और ई ए का वैल्यू भी इधर हो जाएगा, यहाँ भी एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ई ए cos थीटा। यानी पी पॉइंट पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया ई ए cos थीटा और प्लस ई बी cos थीटा। cos थीटा को अगर हम कॉमन आउट कर लें तो ई ए और ई बी का वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब है ई ए ई बी भी सेम है और cos थीटा दोनों में लगा हुआ है। तो हम किसी एक वैल्यू को रख देते हैं, ट्वाइस ऑफ ई ए cos थीटा कर देते हैं, दोनों वैल्यू सेम है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ई ए का वैल्यू लेंगे तो यहाँ के हो जाएगा q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें थीटा है, सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 के अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन AP हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो cos थीटा हो जाएगा बेस यानी AC अपॉन AP। तो AC का वैल्यू ये हमारा पूरा 12 है, तो ये हाफ यानी L हो जाएगा, और AP का वैल्यू को हमने यहाँ पे R ले रखा है। तो इसका मतलब है cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, ये हम ले लेंगे L अपॉन R। अब ये वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पे R और R क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा कुछ इसको मैं हल्का कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चों आपका हो गया 2kq, और यहाँ पे L अपॉन R क्यूब हो जाएगा, दिस R स्क्वायर एंड R क्यूब। अब यहाँ पे k, यहाँ पे हमने q लिया और ये 2 को L से मिला दिया, ये 2L हो गया, यहाँ से 2L और दिस इज R क्यूब। R का वैल्यू बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी इनके एक्सिस को जो मिलाया, एक्सिस के मिडिल से जो उसका डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में, और डायपोल लेंथ यानी 12 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस इज हाइपोटेन्यूज, यानी R स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बच्चों हमारा, R स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा
यहाँ से एल स्क्वायर प्लस और यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम आर का वैल्यू हटा देंगे स्क्वायर को यहाँ पे इसका, तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के पावर हाफ हो जाएगा, और इसमें अगर क्यूब लग जाएगा तो इधर भी क्यूब लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आर क्यूब का वैल्यू है इनफैक्ट वो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 है। अब 3/2 वैल्यू को हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से के इस वैल्यू को हम सीधे बैठा दें, ये हमारा डायपोल मोमेंट यानी P है, और यहाँ अगर अप्रोक्सीमेट की बात करेंगे तो L इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में L का वैल्यू बच्चों बहुत छोटा होता है। तो छोटे वैल्यू को हम लोग जनरली इसको नहीं लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन में इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ फिर होल पावर 3/2 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हम फाइनली इसको हम एक्स क्यूब कह सकते हैं। यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट P पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ इस डायपोल के कारण, या इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ, चूंकि हम डायरेक्शन नहीं बताया अभी, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हुआ P/x³। बच्चों हमारा ये वैल्यू तो निकल गया। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ काम करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो इसका वेक्टर की बात कर ले हम लोग। इसकी वेक्टर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो वेक्टर में यहाँ एरो लगा दिया, और इधर भी हमने P के साथ एरो लगा दिया, और यहाँ पे x³ है। अब हमें देखना है कि दोनों वेक्टर पे एरो लगा दिया, तो वेक्टर दोनों तरफ वेक्टर है, लेकिन क्या डायरेक्शन दोनों का सेम है? तो डायरेक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन डायपोल मोमेंट की अगर बात करें P का, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, उसका डायरेक्शन इधर है। यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो हम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। ये हमारा एक फाइनल वैल्यू आ गया। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमने ये वैल्यू निकाल लिया। तो बच्चों अब थोड़ा सा एक चीज कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है उसका रेशियो कितना होता है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जो एक्सियल लाइन में निकाला, सिंबल में ये कर देते हैं, तो वो हुआ था बच्चों ट्वाइस ऑफ P/x³। और अभी हमने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला, इसको सिंबल में स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो ये हुआ था P/x³। अगर हम वैल्यू की बात करें जो आपके बोर्ड में यहाँ पे सामने है, तो बच्चों इस तरह से दोनों के वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ इस वैल्यू को अगर हम फर्दर आगे बढ़ा दें, 2 को अगर हम आउट कर ले, तो ये Kp/x³ हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकली जो वैल्यू आता है हमारा मैग्नीट्यूड में Kp/x³ वो E के बराबर, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि EA जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। चाहे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे या यूं कहेंगे, इसका रेशियो की बात करेंगे तो EA/ यहाँ EE कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ 2 रह जाएगा, 2 को 2/1 कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है वो 2:1 है। वाइसी वर्सा अगर इसका रिवर्स कर देगा बच्चों, हो सकता है कि इक्वेटोरियल पहले दे और एक्सियल को बाद में दे, इट मे हैपन, ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, इसके रेशियो को आप रिवर्स कर दो, 1:2 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण 2 जगह पर, उसके एक्सियल लाइन पर और उसके इक्वेटोरियल लाइन पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमने निकाल लिया। ये आपको 12th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट मे हैपन कि आपको ये इंपॉर्टेंट, ये आपके गेस में भी आ सकता है, पूछे जाते हैं अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस तरह से आज मेरा क्लास यहाँ पे होता है एंड। आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते हो, उसको पसंद करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप देखते रहो, हमारे हौसला को बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप, थैंक यू।